नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक, सीएम धामी हुए शामिल। बेहतर रोड कनेक्टिविटी पर हुआ मंथन, राज्य को 7,000 करोड़ की सौगात। बीजेपी में सोशल मीडिया पर टिकट वाली पोस्ट से खड़ा हुआ बखेड़ा, महेंद्र भट्ट ने नेताओं को दिया बड़ा झटका। सोशल मीडिया पर टिकट मांगना पड़ेगा महंगा, फिर वे बाज नहीं आ रहे गामा। कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हाई वोल्टेज ड्रामा, कार्यक्रम छोड़कर गए मयूख महर, जग जाहिर हुआ अंतरकलह। और मॉनसून सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, 2 जुलाई को होगा मॉक ड्रिल का आयोजन, धरातल पर परखा जाएगा विभागों का समन्वय, क्विक रिस्पांस पर भी होगा मंथन। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सीएम धामी ने राज्य से संबंधित सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। उन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए सीमांत क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी के महत्व को बताया। मुख्यमंत्री धामी ने तीर्थाटन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं को केंद्रित करते हुए आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया, जिस पर केंद्र ने 7,000 करोड़ की मंजूरी दी है। केंद्र से मिली सहमति पर सीएम धामी ने आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि ये सीमांत क्षेत्रों और पर्यटन को नई उड़ान देगा। प्रदेश में एक बार फिर से धामी सरकार आपके द्वार पहुंच रही है। बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर एक बार फिर से जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत हो रही है। दरअसल जन समस्याओं के समाधान के लिए चलाए गए इस अभियान का रिस्पांस काफी अच्छा मिला है और ऐसे में सरकार ने दोबारा इसे चलाने का फैसला लिया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों की समस्या का समाधान हो, इस पर मंथन किया जा रहा है। लिहाजा 15 दिनों के लिए इस अभियान को दोबारा शुरू किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोगों को जन समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े। इसलिए विभागीय अधिकारी खुद लोगों के पास जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। बीजेपी में चुनाव लड़ने की तैयारी और दावेदारी करने वाले नेताओं को महेंद्र भट्ट ने जोरदार झटका दिया है। सोशल मीडिया पर दावेदारी करना अब नेताओं को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने साफ चेतावनी दे डाली है। अगर कोई सार्वजनिक तौर पर दावेदारी करता है तो उसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी नेता गामा पर एक्शन तय है। ये रिपोर्ट देखिए। महेंद्र भट्ट ने दिया बीजेपी नेताओं को बड़ा झटका, टिकट के लिए मुंह खोलना नहीं आसान, सोशल मीडिया पर दावेदारी पड़ेगी भारी, गामा ने नहीं रखा प्रदेश अध्यक्ष की नसीहत का मान, क्या गामा का बिगड़ेगा गेम। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे बीजेपी नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जोरदार झटका दिया है। पार्टी में टिकट के लिए मुंह खोलना अब नेताओं के लिए आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि ऐसे नेताओं को महेंद्र भट्ट ने साफ नसीहत दे डाली है। अगर किसी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी दावेदारी को लेकर मुंह खोला तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और उस नेता पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो नेता लंबे समय से चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे थे, टिकट की चाहत लिए बैठे थे, वो सार्वजनिक तौर पर इसे सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। उन्हें सिर्फ पार्टी फोरम पर ही ये बात रखनी होगी और किसी नेता ने नसीहत को अनसुना किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विपक्षी दल ने इसे पार्टी की अंदरूनी कलह करार दिया है। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा तो पार्टी में अनुशासनहीनता की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री, हमारा की बात को रखे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने आप को दावेदार बताएगा। कि आज भाजपा की स्थिति इतनी
खराब हो चुकी है कि उनके अंदर खाने का जो अंतर्द्वंद है वो जनता के सामने देखने को मिल रहा है। जहाँ पे इनके सिटिंग विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी उनके पार्टी के लोग मुखर होकर बोल रहे हैं और खुलकर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। जो उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उन पे उन्हीं के कार्यकर्ताओं का दबाव हो रहा है कि वो हमको चुनाव लड़ाएं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बोलना पड़ा कि सार्वजनिक रूप पर आप दावेदारी ना करें, क्योंकि उनको मालूम है उनके विधायक और मंत्री जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। और जब मालूम चल जाएगा कि ये दावेदार है और दूसरा ऑलरेडी वहाँ सिटिंग एमएलए है, दूसरे भी दावेदारी कर रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो अंतर्द्वंद है वो खुलकर सामने आ चुका है। नवीन जोशी का इशारा बीजेपी के उस नेता की ओर है जिसने इन दिनों अपने ही मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है। मसूरी से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काम पर सवाल उठाने वाले देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा 2027 का चुनाव मसूरी से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इन दिनों खुलकर मसूरी में अधूरे कामकाज और अपने ही नेता गणेश जोशी की पोल पट्टी खोलने में लगे हैं। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट नसीहत दे रहे हैं कि कोई भी नेता सोशल मीडिया पर दावेदारी नहीं करेगा, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता गामा अपने फेसबुक वॉल पर खुलकर दावेदारी करते दिख रहे हैं। ये पोस्टर देखिए, सुनील उनियाल गामा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर कर मसूरी से अपनी दावेदारी की है। ऐसे में सवाल है कि क्या महेंद्र भट्ट अब गामा पर कोई कार्रवाई करेंगे? इसे क्या अनुशासनहीनता माना जाएगा? अगर हाँ, तो गामा पर आखिर एक्शन कब लिया जाएगा? और अगर गामा पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या ये समझ लिया जाए कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हाथ से ये नेता निकल चुके हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ और टिकाऊ होगा, यानी कि बिकाऊ नेताओं को किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलने वाला है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस टिकाऊ किसे मानती है, क्योंकि पार्टी के भीतर कई नेता ऐसे हैं जो मौका पाते ही दल बदलते रहे हैं और उन्हीं के हाथों में आगामी चुनाव के तैयारी की कमान है। ऐसे में कांग्रेस के इस नियम का पैमाना कैसे तय होगा, ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में बिकाऊ नहीं टिकाऊ को मिलेगा टिकट, जिताऊ नेता पर कांग्रेस चलेगी दाव। कांग्रेस में टिकाऊ नेता का क्या है पैमाना? लंबे समय से सत्ता से दूर उत्तराखंड कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमा रही है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए और पार्टी को मजबूती से लड़ाने के लिए कांग्रेस ने एक और नियम तय कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी टिकट उसी को देगी जो जिताऊ और टिकाऊ होगा, यानी बिकाऊ नेता के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन सवाल उठता है कि पार्टी टिकाऊ नेता किसे मानती है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो मौका पाकर दल बदलते रहे हैं। चाहे बात हरक सिंह रावत की करें या फिर यशपाल आर्य की, दोनों ही नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और मौका पाते ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस का फिर दामन थाम लिया। अब क्या ये दोनों ही नेता टिकाऊ नेता कहलाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इन्हीं नेताओं के पास आगामी चुनाव की तैयारी का जिम्मा भी है। फिर पार्टी के इस नियम का पैमाना क्या होगा और कांग्रेस में टिकट बांटने का फैसला किसका होगा? बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहले ही साफ कर चुकी हैं कि एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही जिला अध्यक्ष यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। पार्टी का मानना है कि इससे संगठन और चुनावी प्रबंधन दोनों मजबूत होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ये कहना कि टिकाऊ और जिताऊ ही टिकट वितरण का पैमाना होगा। ऐसे में पार्टी को फिर कई नेताओं की छटनी करनी होगी। देखिए, पार्टी चुनाव को काफ़ी गंभीरता के साथ ले रही है। हमारी प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी उत्तराखंड के दौरे पर आई थी, तो उन्होंने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करी थी जिनकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, जो अभी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अगर वो कांग्रेस में बिना शर्त के अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अगर कोई शर्त के साथ आएगा कि मेरे को टिकट दे दिया जाए और जो पुराने हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पीछे करने का वो काम करेंगे, तो ये स्पष्ट संकेत है अध्यक्ष जी का भी और पार्टी हाईकमान का भी है। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा और जो टिकाऊ होगा, जिसकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति होगी, उसको पार्टी गंभीरता से लेगी, बशर्ते कि वो सर्वे में उसका नाम आना चाहिए, वो जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए और पार्टी उसी के नाम पे मोहर लगाएगी और वो चुनाव जीतकर उत्तराखंड की विधानसभा में लोगों की समस्याओं को उठा सके। ये कांग्रेस का मकसद है। दल बदल की राजनीति नहीं चलेगी। दल बदल की राजनीति जो अभी सिर्फ टिकट के लिए आएगा
तो पार्टी मैं समझता हूँ उसके नाम पे तो विचार नहीं करेगी। जो पुराने जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे निष्ठावान साथी हैं, जो वर्षों से कांग्रेस का झंडा लेकर आ रहे हैं और सर्वे में भी उनका नाम आ रहा है, तो निश्चित तौर पर पार्टी उसके नाम पे विचार करेगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस को टिकाऊ कैंडिडेट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समय समय पर देखा गया है कांग्रेस में जीतने वाला व्यक्ति मौका देखकर पार्टी बदल लेता है, लेकिन बीजेपी में टिकाऊ उम्मीदवार हैं। चिंता टिकाऊ की है, उनको खतरा है कि जीतने के बाद भी भागेंगे, इसलिए उनका टिकाऊ की चिंता तो होगी। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित टिकट तय होंगे, लंबे जीत के आधार पर चुनाव टिकट हम तय करेंगे, इसलिए हमारे यहाँ जो आता है टिकाऊ होता है। कांग्रेस को टिकाऊ ही ढूंढने पड़ते हैं। कांग्रेस इस बार टिकट वितरण में संगठनात्मक अनुशासन और जीत के फॉर्मूले पर जोर दे रही है। सर्वे रिपोर्ट, एक परिवार एक टिकट और जीत की संभावना जैसे मानकों के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। लेकिन सवाल है कि टिकट वितरण का आखिर फैसला कौन लेगा, क्योंकि जिनके हाथों में आगामी चुनाव की कमान है वो नेता खुद टिकाऊ नेताओं में गिने नहीं जाते। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सितारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर पालिका परिषद में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से हुए 52 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा कि 1.5 साल में पालिका बोर्ड ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब सितारगंज का नाम उत्तराखंड की 3 टॉप विधानसभाओं में शामिल होगा। 6 करोड़ 82 लाख रुपए के 54 काम आज यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं और उसका शिलान्यास आज हमने किया है। इससे सितारगंज नगर पालिका को राहत भी मिलेगी। जहाँ पे लोगों को तकलीफें थी वो तकलीफें भी दूर होंगी, चाहे वो नाली के माध्यम से हो, रोड के माध्यम से हो, बाउंड्री वॉल के माध्यम से हो, बिल्डिंग के माध्यम से हो। तो मैं बहुत बधाई दूंगा बोर्ड को और यही सोच को आगे बढ़ाना है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी पर टॉन्स नदी पुल के पुनर्निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि पुल का 95% कार्य पूरा हो चुका है और पुल 10 दिनों के अंदर आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि बाढ़ के बाद रुकी इस परियोजना का PWD और NHAI ने 16 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया है। नदी के दोनों साइड RCC वॉल का निर्माण कराया जा रहा है, तो वहीं पुल के अन्य 3 पिलर्स का भी सुरक्षात्मक कार्य कराया जा रहा है। पिथौरागढ़ में कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां मंच संभाल रही महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी के भाषण के दौरान माहौल गर्मा गया। बता दें कि बात इतनी बिगड़ी कि मंच पर बैठे कांग्रेस विधायक मयूख महल कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस दौरान मयूख महल मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दिए। वहीं पार्टी की अंदरूनी कलह भी जग जाहिर हो गई। हालांकि अब इस मामले में एक्शन हुआ है। पार्टी ने भावना नगरकोटी के साथ ही नरेंद्र सिंह लुंटी और दीपक लुंटी से 3 दिन में जवाब मांगा है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस विचार विभाग की वैचारिक बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में विचार से परिवर्तन, संविधान से राष्ट्र निर्माण विषय के तहत संविधान, लोकतंत्र और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ है। इस दौरान AICC के विचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण डाबर ने देश भर से आए विचार विभाग के लोगों को सक्रिय रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादा सक्रिय रहे, साथ ही शोध आधारित और समाज के अलग अलग वर्गों में सतत संवाद स्थापित करें। राज्य के युवाओं को उत्तराखंड फिल्म नीति का फायदा मिल रहा है। बता दें कि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे से पास आउट हुए 3 युवाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया है। इस मौके पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया है कि राज्य सरकार स्थायी निवासी छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर कोर्स पूरा होने पर प्रमाण पत्र मिल जाने के बाद छात्रवृत्ति दे रही है। ST, SC और OBC छात्रों को 75%, जबकि सामान्य विद्यार्थियों को बता दें कि 50% की छात्रवृत्ति दी जा रही है।
मानसून सीजन को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बता दें कि दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी से संभावित आपदा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। इसी क्रम में सभी जिलों में 2 जुलाई को मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, राहत और बचाव कार्यों के साथ ही जो कार्य किए जा रहे हैं उनका प्रशिक्षण करना, क्विक रिस्पांस को भी प्रभावी बनाना है। आगामी मानसून के लिए हम लोगों ने सारे जनपदों के साथ मीटिंग करके और उन्हें जितनी भी जो संबंधित विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको निर्देशित किया हुआ है। और इस समय आप जानते हैं 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो आपदा अगर कोई स्थिति बनती है तो वो अत्यंत संवेदनशीलता होगी। और इस संबंध में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से भी रिक्वेस्ट किया था, तो वो एक मॉक ड्रिल 2 तारीख को आयोजित कर रहे हैं मानसून के संबंध में। तो उसमें जो भी घटनाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जो अक्सर घटती हैं, उसके अनुसार सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे और एक अभ्यास करेंगे, जिससे अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो उसको सही तरीके से उससे निपटा जा सके। मानसून सीजन को लेकर चंपावत में भी जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत शिविरों में भोजन, पेयजल सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम मनीष कुमार का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। रुड़की में एसआईआर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रशासन इस अभियान को मिशन मोड में संचालित कर रहा है। रुड़की तहसील के अधिकारी और कर्मचारी इन दिनों पूरी सक्रियता के साथ एसआईआर अभियान में जुटे हुए हैं, ताकि कोई भी पात्र वोटर मतदाता सूची से वंचित ना रहे। हमारे समस्त मतदाताओं को रुड़की तहसील के निवेदन ये करता हूँ कि आप अपना गणना प्रपत्र आज भी नहीं दिया होगा तो फिर आप अपना साइन करके विवरण भर के तुरंत बीएलओ के साथ दे दीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ आज और ही समय है। उसके बाद आपको खुद भरना पड़ेगा, तो उसका डिजिटाइज भी करना पड़ता है। वो अपना बीएलओ के पास तुरंत जाके अपना फॉर्म दे दीजिए। नहीं होगा तो आपको नोटिस का कार्रवाई में आपको अलग से दस्तावेज देने का भी प्रक्रिया शुरू हो जाए। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग को लेकर सीएम धामी के नाम ज्ञापन सौंपा है। नाराज लोगों ने सरकार से जल्द संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि वो काफी सालों से क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, ऐसे में उनका नियमितीकरण होना चाहिए। सरकार से हमारी ये मांगे है कि जो ठेका प्रथा है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी लगे हुए हैं नगर पंचायत छत्तीसगढ़ में, वो ठेका प्रथा हटाई जाए और उनको नियमित किया जाए। और मोहल्ला स्वच्छता समिति जो कर्मचारी है उनको भी नियमित किया जाए। सरकार से इन्हीं बिंदुओं की हमारी मांगे हैं। काशीपुर में नगर निगम सफाई व्यवस्था की आधुनिक तकनीक से जुड़ गया है। महापौर दीपक बाली ने नगर की सफाई व्यवस्था के लिए स्वीपिंग मशीन का उद्घाटन किया है। बता दें कि ये इलेक्ट्रिक मैग्नाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन है, जो बारिश के दौरान भी सड़कों की सफाई, धूल नियंत्रण जैसे कार्य को करने में पूरी तरह से सक्षम है। आज ये हम लोग पहली मशीन जो 3 तरीके से काम करेगी, जो रोड स्वीपिंग मशीन है, रोड की सफाई करेंगी, उसके साथ साथ जो डस्ट है, धूल है, जिससे कि एयर पोल्यूशन का जो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, उसको भी सकित करेगी और साथ में जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर छिड़काव के साथ काम करेगी। ये पूरी तरीके से जो है नई तकनीक पर आधारित ईवी मशीन है और इसके ये पहला अभी शुरुआत है, आप जानते हैं। लेकिन हम पूरे काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के अंदर आने वाले समय में ईवी मशीनों के द्वारा, नई तकनीक की ईवी मशीनों के द्वारा ही स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। हरिद्वार की श्यामपुर कोतवाली पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। साथ ही 25 प्रिंटेड शीट बरामद की है। 1 लैपटॉप और 2 प्रिंटर के अलावा बता दें कि 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। एसपी क्राइम ने बताया है कि गिरोह लंबे वक्त से सक्रिय था। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के कब्जे में हैं। देखिए, ये कोतवाली श्यामपुर में जैसा कि आपको विदित है कि 2 दिन पूर्व एक केस पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ वन कर्मियों के साथ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। उसी क्रम में उन लोगों से कुछ नकली नोटों की बरामदगी हुई थी। उनकी जब इसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई
तो पता चलता है कि उनके और भी साथी इन्वॉल्व है। इस संबंध में जो कोतवाली शामपुर द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन जाके जब की गई तो पता चला कि 3 लोग अन्य जो बिजनौर के 2 बिजनौर के और एक शामपुर का रहने वाला है, वो इस तरह के फर्जी नोटों का प्रिंटिंग और ये करते हैं। उन्हें सूचना मिली कि ऐसी गाड़ी से उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। तब जब इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया तो उस गाड़ी से करीबन 52,000 के प्रिंटेड नोट्स मिले जो शीट्स में थे, जो अभी तक कटे नहीं थे। इसके साथ साथ ही 1 लैपटॉप और 2 प्रिंटर्स की भी बरामदगी हुई। इनके द्वारा जो नोट्स होते थे उनको बेसिकली हाई क्वालिटी से स्कैन करके उनको प्रिंट किया जा रहा था एक बहुत ही प्रॉपर पेपर पे, ताकि उनको वो एक फर्जी करेंसी को एक एक्चुअल यूज में यूज कर पाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में बैठक, सीएम धामी हुए शामिल। बेहतर रोड कनेक्टिविटी पर हुआ मंथन, राज्य को 7,000 करोड़ की सौगात। बीजेपी में सोशल मीडिया पर टिकट वाली पोस्ट से खड़ा हुआ बखेड़ा, महेंद्र भट्ट ने नेताओं को दिया बड़ा झटका। सोशल मीडिया पर टिकट मांगना पड़ेगा महंगा, फिर वे बाज नहीं आ रहे गामा। कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हाई वोल्टेज ड्रामा, कार्यक्रम छोड़कर गए मयूख महर, जग जाहिर हुआ अंतरकलह। और मॉनसून सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, 2 जुलाई को होगा मॉक ड्रिल का आयोजन, धरातल पर परखा जाएगा विभागों का समन्वय, क्विक रिस्पांस पर भी होगा मंथन।